नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक बहुत ही अहम दौर की बात करेंगे। ये है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ई तक का समय। हाँ, ये वो 1200 साल हैं जब मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद गंगा घाटी और दूसरी जगहों पर बड़े बड़े राज्य और शहर बन रहे थे। बिल्कुल। और इस दौर को समझने के लिए हमारे पास स्रोत भी कई तरह के हैं ना, जैसे अभिलेख हो गए, पुराने ग्रंथ हैं। हाँ, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं। इनसे हमें उस वक्त के राजा, उनकी नीतियां, अर्थव्यवस्था, समाज, इन सब की एक झलक मिलती है। और मजे की बात यह है कि इन पुराने अभिलेखों को पढ़ना भी अपने आप में एक कहानी है। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने हाँ, 1830 में जब उन्होंने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा, तब जाकर पता चला कि अभिलेखों में जो पियद्दसी नाम आता है, वो असल में महान शासक अशोक ही थे। है ना कमाल? चलिए इसी इतिहास की परतों को और खोलते हैं। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास बड़े बदलाव दिखते हैं, जैसे लोहे का इस्तेमाल बढ़ गया। हाँ, और सिक्के भी चलन में आ गए। फिर बौद्ध और जैन जैसे नए विचार भी इसी दौर में आए। बिल्कुल। और सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव था महाजनपदों का उदय। हाँ, बौद्ध जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। वज्जी, मगध, कोशल, कुरु, पांचाल, ये कुछ अहम नाम है। इनमें ज्यादातर में तो राजा का शासन था, पर वज्जी जैसे गण या संघ भी थे, जहां मतलब कई लोग मिलकर राज करते थे। अच्छा। और इनकी राजधानियां भी किलेबंद होती थीं। हाँ, किलेबंद राजधानियां थीं। और शासक जो थे वो किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से टैक्स वसूलते थे। और धर्मशास्त्रों में शासकों के लिए नियम भी तय किए गए थे, खासकर क्षत्रियों के लिए, बिल्कुल। कि शासन कैसे करना है वगैरह। तो इन 16 महाजनपदों में मगध, जो आज का बिहार है, वो सबसे ताकतवर कैसे बन गया? ये सवाल तो यूपीएससी के लिहाज से भी काफी अहम रहा है। हाँ, इसके कई ठोस कारण हैं। एक तो वहाँ खेती बहुत अच्छी होती थी, जमीन उपजाऊ थी। अच्छा। दूसरा, पास में ही झारखंड में लोहे की खदानें थीं, हथियार और औजार बनाने के लिए लोहा आसानी से मिल जाता था। और सेना के लिए हाथी। हाँ, जंगली इलाकों से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे। और गंगा और उसकी सहायक नदियों से व्यापार करना, आना जाना बहुत आसान और सस्ता था। और शासक भी तो महत्वाकांक्षी थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु। बिल्कुल, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये सब बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। राजधानी पहले राजगृह थी, जिसे राजगीर कहते हैं आज, बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना राजधानी बनी। और इसी मगध से फिर मौर्य साम्राज्य निकला, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, करीब 321 ईसा पूर्व में। हाँ, और उनका साम्राज्य तो अफगानिस्तान तक फैला था। और फिर उनके पोते अशोक, वो तो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। वही जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद धम्मा का रास्ता अपनाया। सही। मौर्य इतिहास जानने के लिए भी हमारे पास कई स्रोत हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। हाँ, और बाद के बौद्ध, जैन, पौराणिक ग्रंथ भी। और सबसे खास तो अशोक के अभिलेख हैं, जो पत्थर और स्तंभों पर खुदे हुए मिले हैं। और ये कई भाषाओं और लिपियों में है ना? हाँ, ज्यादातर प्राकृत भाषा में हैं, और लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामिक, यूनानी कई इस्तेमाल हुई हैं। अशोक ने इन्हीं अभिलेखों के जरिए धम्म का प्रचार किया, मतलब बड़ों का आदर करना। दासों और सेवकों से नरमी बरतना, दूसरे धर्मों की इज्जत करना, ये सब बातें थीं। इसके लिए उन्होंने खास अधिकारी भी नियुक्त किए थे, धम्म महामात्य नाम के। जी बिल्कुल, धम्म महामात्य इसलिए थे कि वो धम्म का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। और मौर्य प्रशासन का ढांचा कैसा था? सुना है 5 बड़े केंद्र थे। हाँ, 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र थे। एक तो राजधानी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। तक्षशिला और उज्जैनी तो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्गों पर थे। बिल्कुल। और सुवर्णगिरी शायद सोने की खदानों के लिए अहम था। मेगास्थनीज ने एक सैनिक समिति और उसकी 6 उपसमितियों का भी जिक्र किया है। मतलब प्रशासन और सेना का संगठन काफी मजबूत था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ 150 साल ही चला। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। 150 साल बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो मौर्यों के बाद क्या हुआ? कौन सी नई शक्तियां उभरी? देखिए, दक्षिण भारत में नई तरह की सरदारियां उभरी, चोल, चेर, पांड्या। अच्छा, सरदारियां राजाओं से अलग? हाँ, सरदार का पद वंशानुगत भी हो सकता था, नहीं भी। वो अपने अधीन लोगों से भेंट लेता था और समर्थकों में बांटता था। फिर दक्कन में सातवाहन और पश्चिमोत्तर में मध्य एशिया से आए शक शासक हुए। इन्होंने लंबी दूरी के व्यापार से काफी राजस्व जुटाया। और फिर कुषाण शासक आए, पहली सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईस्वी के बीच।
हाँ, कुषाण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देवपुत्र यानी देवता का पुत्र जैसी उपाधियां अपनाई, शायद चीन के शासकों से प्रेरित होकर, जो खुद को स्वर्गपुत्र कहते थे। ये दिखाता है कि राजा खुद को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिलचस्प है। और फिर चौथी सदी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। हाँ, गुप्त साम्राज्य मौर्यों जितना बड़ा तो नहीं था, पर काफी प्रभावशाली था। ये अपने सामंतों पर काफी निर्भर थे, मतलब स्थानीय शासकों पर जो उन्हें सैनिक मदद वगैरह देते थे। और गुप्त काल की जानकारी का एक बड़ा स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। बिल्कुल। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इसे संस्कृत में लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का गुणगान है। अच्छा, अब जरा आम जीवन की तरफ आते हैं। खेती-बाड़ी में क्या बदलाव आए इस लंबे दौर में? खेती में काफी बदलाव हुए। एक तो लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल बढ़ा, खासकर गंगा और कावेरी की घाटियों में। इससे उपज बढ़ी होगी? हाँ, उपज बढ़ी, धान की रोपाई की तकनीक भी शुरू हुई। इससे भी पैदावार बढ़ी और सिंचाई के साधन भी बेहतर हुए। कुएं, तालाब, नहरें बनने लगी। जैसे वो गुजरात की सुदर्शन झील। हाँ, वो एक मशहूर उदाहरण है। उसका निर्माण तो शायद मौर्य काल में हुआ था, लेकिन बाद में शक शासक रुद्रदमन और फिर गुप्त काल में भी उसकी मरम्मत करवाई गई। लेकिन क्या इन सब का फायदा सबको बराबर मिला? नहीं, ऐसा नहीं लगता। समाज में भेद बढ़े। कुछ लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, वो खेतीहर मजदूर थे। फिर छोटे किसान थे जिन्हें पाली ग्रंथों में गहपति कहा गया है। और बड़े जमींदार भी थे। हाँ, तमिल इलाके में उन्हें विल्लार कहते थे। और हाँ, भूमिदान के भी प्रमाण मिलते हैं जिन्हें अग्रहार कहता थे। ये जमीनें ज्यादातर ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थाओं को दान में दी जाती थीं और इन पर टैक्स माफ होता था। ये दान अक्सर तांबे की प्लेटों पर लिखे मिलते हैं। अब शहरों और व्यापार की बात करें, नए शहर बसे इस दौरान? हाँ, कई नए शहर बसे और पुराने शहरों का विकास हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मथुरा, पुहाड़, कावेरीपट्टनम। खुदाई में बहुत ही बढ़िया किस्म के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले पॉलिश वाले, जिन्हें NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये तो शायद काफी कीमती होते होंगे। लगता तो यही है। इसके अलावा सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत, शीशे वगैरह की बनी चीजें, गहने, हथियार, बर्तन भी मिली हैं। शहरों में कौन लोग रहते थे? क्या क्या काम करते थे? दान वाले अभिलेखों से पता चलता है कि शहरों में धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, लोहार, व्यापारी, राजा, धार्मिक गुरु, मतलब हर तरह के लोग रहते थे। उत्पादकों और व्यापारियों के अपने संघ भी होते थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। ये श्रेणियां शायद कच्चा माल खरीदती थीं, सामान तैयार करवाती थीं और फिर बाजार में बेचती थीं। और व्यापार कहाँ-कहाँ तक होता था? व्यापार बहुत फैला हुआ था। जमीनी रास्तों से मध्य एशिया और उससे भी आगे तक, और समुद्री रास्ते से पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक। क्या चीजें बिकती थीं? नमक, अनाज, कपड़ा, धातुएं, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी और मसाले, खासकर काली मिर्च, जिसकी रोमन साम्राज्य में बहुत मांग थी, और वहां से भी चीजें आती थीं। रोमन साम्राज्य से व्यापार काफी अहम था लगता है। हाँ, दक्षिण भारत में बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं, ये इस बात का सबूत है। तो सिक्कों की बात आई है, उनका चलन कैसे शुरू हुआ? सबसे पुराने सिक्के 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं। ये चांदी और तांबे के आहत सिक्के हैं, मतलब धातु के टुकड़ों पर बस ठप्पा मार दिया जाता था। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था? नहीं, उन पर चिन्ह बने होते थे। शासकों के नाम और तस्वीर वाले पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए, जो 2री सदी ईसा पूर्व में आए थे। और सोने के सिक्के? सोने के सिक्के सबसे पहले और बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने चलाए, 1ली सदी ईस्वी में। यह वजन और आकार में काफी हद तक रोमन सिक्कों जैसे थे। और सबसे शानदार सोने के सिक्के? वो गुप्त शासकों ने जारी किए। उन पर कलाकारी बहुत उम्दा थी। लेकिन हाँ, 6ठी सदी ईस्वी के बाद सोने के सिक्के मिलने कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इस पर इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ कहते हैं कि शायद रोमन साम्राज्य के पतन से व्यापार घटा, जिससे सोने की आमद कम हुई। कुछ मानते हैं कि नए व्यापारिक नेटवर्क बन गए थे, या शायद सिक्के जमा करके रखे जाने लगे, इसलिए चलन में कम हो गए। अभी इस पर बहस जारी है। वापस अभिलेखों पर आते हैं। आपने जेम्स प्रिंसिप का जिक्र किया था। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी को पढ़ा कैसे? प्रिंसिप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे। उन्होंने उस समय की बंगाली और देवनागरी लिपियों से मिलते जुलते अक्षरों को पहचानकर पुरानी ब्राह्मी लिपि को समझा। इसमें भारतीय पंडितों ने भी उनकी मदद की। और खरोष्ठी? खरोष्ठी लिपि को पढ़ने में हिंद यूनानी राजाओं के सिक्कों से मदद मिली। उन सिक्कों पर राजा का नाम यूनानी और खरोष्ठी दोनों लिपियों में लिखा होता था।
तो यूनानी अक्षर पढ़े जा सकते थे, उनकी मदद से खरोष्टी के अक्षर पहचाने गए। और इसी से पता चला कि देवनामप्रिय और पियदस्सी अशोक ही थे। हाँ, क्योंकि कुछ अभिलेखों में इन उपाधियों के साथ अशोक नाम भी मिला। ज्यादातर में सिर्फ उपाधियां हैं, देवनामप्रिय यानी देवताओं का प्रिय, और पियदस्सी यानी देखने में सुंदर। लेकिन क्या ये अभिलेख हमें पूरी कहानी बता देते हैं? इनकी भी तो कुछ सीमाएं होंगी। बिल्कुल, अभिलेखों की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात तो तकनीकी है। कई बार अक्षर बहुत हल्के खुदे होते हैं या अभिलेख टूट जाते हैं, अक्षर मिट जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना ही मुश्किल होता है। हाँ, और भाषा का सही मतलब समझना भी हमेशा आसान नहीं होता होगा। सही कहा। कुछ शब्द शायद उस खास जगह या समय के लिए ही इस्तेमाल होते हों जिनका सही अर्थ आज हमें न पता हो। और ये भी जरूरी नहीं कि जो लिखा है वही असलियत हो। मतलब ये तो राजा या बनवाने वाले का नजरिया दिखाते होंगे। ज्यादातर हाँ, अभिलेख अक्सर उन्हीं के कामों, विचारों या आदेशों को दर्ज करते थे जो उन्हें बनवाते थे, जैसे राजा या कोई अमीर व्यक्ति या धार्मिक संस्था। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके सुख दुख, उनकी भावनाएं, वो सब इनमें कम ही मिलता है। तो फिर इतिहासकार सिर्फ अभिलेखों के भरोसे नहीं रह सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इतिहासकार दूसरे स्रोतों जैसे ग्रंथ, सिक्के, पुरातत्व से मिली चीजें, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। वो अभिलेखों में लिखी बातों का मिलान दूसरी जानकारी से करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। मतलब इतिहास लिखना एक तरह से जासूसी का काम है। कह सकते हैं। बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश। और वो तस्वीर भी हमेशा पूरी या एकदम साफ नहीं होती। अलग अलग स्रोत कभी कभी एक ही चीज के बारे में अलग अलग बातें कह सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे इन लगभग 1200 सालों में प्राचीन भारत में बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना, खेती के नए तरीके आना, व्यापार का दूर दूर तक फैलना और नए शहरों का उभरना। हाँ, ये सब मिलकर अतीत की एक बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय तस्वीर बनाते हैं। ये बदलाव हमें दिखाते हैं कि इतिहास कितना डायनामिक होता है। अभिलेख, सिक्के, ग्रंथ हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन बहुत कुछ अनकहा भी रह जाता है। सचमुच, अतीत को समझना एक लगातार चलने वाली खोज है। शायद आज की इस चर्चा से ये सोचने का मौका मिला होगा कि इतिहासकार इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर कैसे अतीत को हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।